बिल्कुल। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे मेरा सवाल है, एक तो ये बताइएगा कि इंडियंस ने टर्की का बायकॉट किया है, और दूसरे नंबर पर कि इंडियन गवर्नमेंट ने ग्लोबल टाइम्स को भी ब्लॉक कर दिया है, बैन कर दिया है इंडिया में। तो ये क्या कहेंगे आप फ्रीडम ऑफ स्पीच के हवाले से? देखिए, ऐसा है कि यही तुर्की में जब भूकंप आया था, अर्थक्वेक आया था, इंडिया वाज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर। और जब हमारे ऊपर दुश्मनी हुई तो आपको मारने के लिए इस्लाम के नाम पे उन्होंने आपको बम दिए, उन्होंने आपको ऑपरेटर दिए, ये जो ड्रोन्स थे उनको चलाने वाले, वो इस्लामिक जिहाद करेंगे और वो ये सोचें कि हम उनको बाइकआउट भी ना करें। ये तो फिर बहुत ज्यादा मासूमियत वाली बात हो गई ना। वरना आपने तो उनको क्या भेजा था तुर्की में जब भूकंप आया था, उन्हीं का सामान उन्हीं को जो है आपने वापस भेज दिया था। भारत ने अपने डॉक्टर्स भेजे, अपने नर्सेज भेजी, रिलीफ मटेरियल भेजा, वहां पे खड़ा हो गया भारत ने। एक बार भी नहीं कहा कि तुम मुसलमान हो और तुम हिंदू हो। ये तुर्की को भारत ने दिया। और भारत को तुर्की ने क्या दिया कि आप चुपके से ड्रोन में मिसाइल दोगे कि इन काफिरों को मारो, और आप बनाओगे इस्लामिक उम्मा का वो ये आर्क कि हम जो है वापस से ऑटोमन अंपायर थे। तो तुर्की एक सुन ले कि गाड़ दिया हमने हमने तुर्कों को यहीं पे 600 फीट नीचे। तुर्कों के जो वंशज है वो कहीं यहाँ पे कूड़ा करकट उठाते हैं, कोई जानता भी नहीं है। आपकी सोसाइटी में उनकी क्या वैल्यू है मैं नहीं जानता। तो तुर्की में अगर गट से सीधा लड़के देख ले। दूसरी बात जी, आपने कहा कि हिंदू हेट्रेड आपके यहाँ पे नहीं है। मैं हैरान हो गया यार। कल्चर टू नेशन थ्योरी को बोलने वाले आपके ये हैं, क्या नाम है, आसिम मुनीर, अभी बोला है उन्होंने कि हम अलग है जी, हमारा कल्चर सुपीरियर है, हम ये हैं। आपके जज बोलते हैं कि हम हिंदू का नाम नहीं लेना चाहते। डिसीजन आप क्या देते हैं? किसी वकील ने कोर्ट कर दिया, इंडियन जजमेंट कोर्ट ने कहा जी ये सब मत रखो। मैंने फिल्में देखी है जहां पे वो हिंदू को कहते हैं कि ये तो घटिया लोग हैं और हमारी इनसे जान छुड़ाओ। यार, आपकी किताबों में लिखा हुआ है कि हिंदू बनिया जो है वो मकार होता है। हमारी आपके साथ हो चुकी है, कक्षा 9-10 की किताबें मैंने पढ़ी हैं। लेकिन डिनाई कर देना कि जी हमारे यहाँ हिंदू हेट्रेड नहीं फैलाई जाती, वही बात अलग है। बहुत बढ़िया। फिर इन्होंने रिपोर्ट्स की बातें करी कि जी उस रिपोर्ट में हैप्पीनेस में हम ज्यादा है, रिलीजियस टॉलरेंस में ज्यादा है। भाई, आपके रिलीजन का प्रीचिंग ही है कि सब गलत है और एक दिन ये सब खत्म होकर के गजवाए हिंद होकर के यहाँ पे आपको इस्लाम को नाफिज करना है। आपकी रिलीजियस टीचिंग ये है, तो आप हमसे ज्यादा वो कैसे हो सकते हो भाई, क्या नाम है, टॉलरेंट। हमारी रिलीजियस टीचिंग ये है कि आप भी सही हो, हम भी सही हैं। हम तो कह रहे हैं ईश्वर और अल्लाह एक है। आप बोल सकते हो क्या ईश्वर अल्लाह तेरो नाम? गर्दन उड़ जाएगी आपकी वहां से। राम राम कहने पर तो आप लोग का छाती फटना लगता है कि हम राम का नाम नहीं लेंगे, हम श्री कृष्ण का नाम नहीं लेंगे। अपनी धरती से जो भगवान थे उसको आपने उखाड़ के फेंक दिया। आप रिलीजियस टॉलरेंस सिखा रहे हो कि हमारे यहाँ रिलीजियस टॉलरेंस है। इस्लामाबाद में एक मंदिर बनना हुआ तो सारे मौलवियों ने आके छाता बुक कर दिया। एक कादियानी को बचाने के लिए डिसीजन लिखा था, आपके सुप्रीम कोर्ट के जज ने सारे के सारे मौलवी पकड़ के गर्दन पकड़ लिए, बोला कि ये ठीक करो डिसीजन। आप हमें रिलीजियस टॉलरेंस सिखा रहे हो यार। और रही बात ये रिपोर्ट्स की कि इंटरनेशनल कम्युनिटी में हैप्पीनेस इंडेक्स में हमें वेस्टर्न उसकी जरूरत नहीं है। वेस्टर्न जो स्कॉलरशिप है उसने 1947 से लेकर 1950 तक में लिखा था ऑन द बेसिस ऑफ देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बिब्लिकल नेशनहुड कि पाकिस्तान का सर्वाइवल रेट का चांस 99.9% है, इंडिया के सर्वाइवल के चांस जो है 0.99% है। क्यों? क्योंकि इंडिया इज ए कॉन्ग्लोमरेट ऑफ सो मेनी नेशंस। ये तो इकट्ठे ही नहीं रह सकते। उनको पता ही नहीं था कि वेद ने इस पूरे समाज को हजारों वर्ष से बांधा है, बांधा रहेगा। और जब तक वेद है, जब तक हिंदुत्व है, ये भारत ऐसे ही चलता रहेगा। चाहे आप जितने भी रिलीजन ले आइए, चाहे जो और ये कम्युनिस्ट वाले डॉक्ट्रिन ले आइए, कोई इसको तोड़ नहीं सकता। आप टूटे इसलिए कि आप हमारे में से अलग थे। आपने कहा हमें हमारा घर अलग दे दो, हम अपने घर में इस्लाम के नाम से जीना चाहते हैं। हमने कहा चले जाइए, वरना ना तो कोई मुगल हमको तोड़ पाया, ना तो कोई अरब हमको तोड़ पाया। ये सब यहाँ आया आक्रांता के रूप में, दबा दिए गए। फिर जी आपने मुझसे ये कहा कि जो सऊदी अरेबिया का पिक्चर देखी है और कैसे अमेरिका ने उसमें रोल प्ले किया है, क्या नाम है, मिडिल ईस्ट में उनको बर्बाद करने के लिए। आपको सिर्फ अमेरिका का दिखता है। हुथियों के ऊपर अटैक नहीं किया, ये यमनियों के ऊपर सऊदी अरेबिया ने अटैक नहीं किया था। आपसे तो सऊदियों ने कहा था कि हम अटैक कर रहे हैं, हमको सोल्जर्स दो। तब आप लोगों ने मना कर दिया था कि हम जो है सऊदी अरेबिया के वॉर में नहीं जाएंगे पार्टिसिपेट करने, क्योंकि आपने हाथ जला लिए थे अपने अफगानिस्तान में। तो सऊदिया किसी को मारे जी तो वो बहुत अच्छा। और क्या असद जी को हटाने में सिर्फ अमेरिका का हाथ है? असद को हटाने के पीछे सऊदियों का हाथ था।
सऊदी चाहते थे कि असद वहां पे ना रहे, और उन्होंने अमेरिकन हेल्प लिया वहां पे, ये सब करवाया कि डेमोक्रेसी ना आ जाए और ये ना डेमोक्रेसी की जो बीज है वो कहीं सीरिया में ना पड़ जाए, इसलिए उन्होंने वहां पे खाना जंगी शुरू करवाई। अमेरिका तो सऊदिया की लड़ाई लड़ रहा था वहां पे भाई, वो तो रशिया ने आकर के असद को सिक्योरिटी दी हुई थी। तो ये जो ISIS है, इन सबको पैसा और माल और असद कौन देता था? ये सऊदिया देते थे, यही सब लोग देते थे। सऊदिया ने यहाँ पे ये जो आप जिन मदरसों को आज आप अपना बनाने में शर्माते हो, इनके पैसे भी सऊदियों ने डाले थे कि वहां भी इस्लाम फैलाओ यहाँ पे। आज वो पीछे हट रहे हैं। तो देखिए ये कि जी मुसलमान मारे तो जी बहुत अच्छा है जी, लेकिन अमेरिका मारे तो अमेरिका दुश्मन है, भारत दुश्मन है, हिंदू दुश्मन है, और ये सब बातें। मतलब श्रीलंकन को जिंदा जीते जी जला दो, डैनियल पल को मार दो, और ऐसे लोग आपकी सोसाइटी का मेन फ्रंट बने रहे, इनके लिए आप लड़ना चाहते हो। बार बार मैं कह रहा हूं इंडिया वॉर नहीं चाहता था, पर मानने को तैयार नहीं है। कह रहे नहीं जी हम तो यहाँ से टेररिस्ट भी पालेंगे, और हम यहाँ पे ऐसे लोगों को, दाऊद इब्राहिम को, मसूद अजहर को, इन लोगों को सुरक्षा भी देंगे, लेकिन आप अगर इनके कार्यवाही करोगे तो जी वो तो हमारे ऊपर वॉर है। तो अगर टेररिस्ट से लड़ना आपके लिए वॉर है, तो ये वॉर है फिर आपके खिलाफ। और फिर बलूचिस्तान में क्या कर रहे हैं आप लोग? देखिए मेजर साहब, अगर आपको लगता है कि बलूचिस्तान भारत की इजाद है, भारत ने किया अगर बलूचिस्तान, तो ये फिर आपकी अंडरस्टैंडिंग का मैं कोई जवाब नहीं दे सकता। बलूचिस्तान जब बना न, तब हमने आपको उसमें, आपके पास पॉलिटिकल आइडियोलॉजी नहीं है बलूचिस्तान के साथ रहने की, वरना बांग्लादेश में भी इंडिया ने कर दिया, बलूचिस्तान में भी हमने कर दिया। ये आप ऑपरेशन बदर क्यों लड़ रहे हैं? यहां भी इंडिया है, TTP भी इंडिया है, बलूचिस्तान भी इंडिया है, बांग्लादेश भी इंडिया है। क्या है इंडिया भाई? हम TTP भी करवा रहे हो, बलूचिस्तान भी करवा रहे हैं आपके हिसाब से। आपके लोग बोलते हैं ना TTP को इंडिया जो है वो पैसे देता है। डॉक्टर साहब ये मैं माजरत आपकी थोड़ी सी, वो सर मैं अपनी एक नुक्ता वजात कर दूं, फिर आप बेशक बोलिएगा। जी बोले बोले। जो बलूचिस्तान के अंदर, बलूचिस्तान के लोगों की जो आप कहते हैं ना कि जी वो जो नाराज फैक्टर है, उसकी तहरीक है, वो सेल्फ सस्टेन नहीं है, उसको कहीं से लाइन मिल रही है, और वो लाइन नेचुरली सिर्फ इंडिया है। फाइनेंशियल देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, इससे हो सके तो आप समझिएगा, वरना बेसिक अगर डेप्थ ऑफ अंडरस्टैंडिंग कम होगी तो इश्यूज कॉम्प्लिकेटेड होते चले जाएंगे। तो LTTE ने श्रीलंका में परेशान कर दिया था सबको, और चूंकि तमिल एक पार्ट हमारे यहां भी रहता है, तो एक सॉफ्ट कॉर्नर था LTTE का, जो भी पार्ट होता था, जो भी रोल होता था श्रीलंका में, उसके फेवर में। लेकिन इंडिया को जब श्रीलंका ने बताया कि भाई आपके यहां से ऐसी चीजें हो रही हैं, इंडिया ने अपनी आर्मी भेजी, IPKF कहते हैं, इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेस, अपने लोगों के अगेंस्ट में। चूंकि प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या सिर्फ इसलिए हुई चूंकि यहां हमारा जो अपना पॉपुलेशन था तमिल का, वो नाराज हो गया कि आपने हमारी ही तहरीक में या हमारे ही मूवमेंट के अगेंस्ट में इंडियन आर्मी को कैसे भेज दिया, वो हमसे कैसे लड़ सकती है। इसलिए प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की हत्या की गई। मैं आपसे क्या क्या कह रहा हूं बार बार, कि अगर आपकी जो लोग हैं वो पाकिस्तानी हैं, तो उनके भारत के उकसाने से वो पाकिस्तानी होना बंद नहीं कर देंगे। पंजाबी में क्यों, पंजाब को क्यों नहीं उकसा पा रहे हम क्यों नहीं उकसा पा रहे हैं सिंध को और दूसरे पार्ट को? Why aren't we able to create the same kind of movement in other part of the Pakistan? भाई देखिए मैं फिर कह रहा हूं, पॉलिटिकल आइडियोलॉजी ढूंढिए। जिस पॉलिटिकल आइडियोलॉजी के नाम पे आप रहना चाहते हो वो आपको नहीं जोड़ सकती, और आपको नहीं मेरे बातें माननी है, आप जो चाहें वो कहें, क्योंकि अल्टीमेटली आपकी जनता को जवाब आपको देना है, मुझको नहीं देना। आपने दूसरी बात कही कि आपके यहाँ पे कभी रिलीजियस गवर्नमेंट नहीं बनी। आपकी हर गवर्नमेंट रिलीजियस गवर्नमेंट है, क्योंकि आपके कॉन्स्टिट्यूशन में रिलीजन और पॉलिटिकल गवर्नमेंट का सेपरेशन नहीं है, बल्कि मिक्सचर है। ऑन द कॉन्ट्ररी आपकी कॉन्स्टिट्यूशन में तो ये लिखा हुआ है कि जो इस्लामिक काउंसिल है वो उसकी पावर ज्यादा है आपके मजलिस शुरा से, क्योंकि मजलिस शुरा कोई भी नॉन इस्लामिक लॉ बना ही नहीं सकता, उसके पास इतनी क्षमता ही नहीं है। तो आपका ये आर्गुमेंट जी हमारे यहाँ कभी रिलीजियस गवर्नमेंट नहीं बनी, भाई जो रिलीजन के थ्रू जो लोग पावर इस्तेमाल करते हैं वो गवर्नमेंट से ऊपर है, गवर्नमेंट की औकात नहीं है उनके आगे कुछ। तो वो दे आर एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल फोर्स एंड मच पावरफुल फोर्स, ये आपको भी पता है। आपका कॉन्स्टिट्यूशन वीकर गवर्नमेंट बनाता है, वरना सारी दुनिया में कॉन्स्टिट्यूशन का जन्म होता है जब सेपरेशन ऑफ रिलीजन और स्टेट होता है।
और इसको मैं आपके लिए साधारण भाषा में समझा दूं, जब तक आप कुरान में से लॉ की बनाने की पावर निकाल करके और वो पाकिस्तान के लोगों में नहीं दे देंगे, तब तक जो है आपकी कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट बन ही नहीं सकती। कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट का मतलब सेक्युलरिज्म होता है। तो आप लोगों की बेसिक अंडरस्टैंडिंग ही नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजल्ट ऑफ सेक्युलराइजेशन, वरना तो सारी लॉ की पावर और सारा लॉ जो है वो तो आपको ऑलरेडी दिया जा चुका है हदीस और सूरा के और कुरान के फॉर्म में। फिर आपको क्या जरूरत है पार्लियामेंट्री बॉडीज की? तो चूंकि ये सब आर्ग्यूमेंट आपने अपने लोगों को, पता नहीं, मुझे नहीं लगता आपके प्रोफेसर्स क्या कर रहे हैं, जो आपको इतनी सी बात नहीं समझा पा रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट इस्लामी गवर्नमेंट है। आपकी जो बाकी के इस्लामिक पावर है वो गवर्नमेंट से ऊपर बैठते हैं। एक आदमी ने इस्लाम के नाम पे उसको मार दिया था, सलमान तासीर जो है। भाई आपकी ये आर्ग्यूमेंट ना दें। योर कंट्री इज अ रिलीजियस कंट्री, योर कॉन्स्टिट्यूशन इज सबसर्विएंट टू कुरान एंड सुन्ना, whereas all over the world the first principle to have a constitution is that constitution is the supreme law of the land. Supreme law of the land. Is your constitution supreme law of the land? No. Quran and Sunnah is the supreme law of the land. तो आपकी दोनों मिक्स कर रहे हैं। देख, अब आप अगर मेरी लीगल एबिलिटी को डाउट करेंगे तो फिर मैं अभी आप उसको ना लाएं, अपनी जातियात को। मैं जनाब आपकी इल्मियत का और आपकी लीगल मैं इल्मियत बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपको साफ साफ कह रहा हूं आप जाके पढ़ लें किताब। मैं ये नहीं कह रहा हूं। नहीं, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन को पार्ट्स एंड पीसेस में पढ़ा है, मैं इसको दोबारा से देख भी लूंगा। आप कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को पढ़े हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं समझ रहे। जैसे आप कहते हैं कि कुरान पढ़ने से आपको कुरान समझ में नहीं आती है। आप कुरान के प्रोविजन पढ़ लेंगे तो आपको कुरान समझ में नहीं आएगी, आपको तफसीर समझना पड़ेगा, आपको कॉन्टेक्स्ट समझना पड़ेगा, आपको प्रिंसिपल समझना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, इसमें एग्जैक्टली मैं आपको बता देता हूं कि जो मेरी समझ है उसके मुताबिक वो हाकमियत आला का तस्वर है कि वो अल्लाह ताला की है। इंसान जो है वो अल्लाह ताला का नाइब है दुनिया के अंदर, और ये रहनुमाई के लिए कि जी वहां से गाइडेंस और ये उस एक एहतराम और उस सारी सूरत के अंदर तो वो मौजूद है। लेकिन बाकी लॉ ऑफ द लैंड और पाकिस्तान में क्या होगा, कैसे होगा, ये होगा, वो सब कुछ इसी तरह है। हाँ, बहुत सारी जगहों के ऊपर बहुत सारे लोगों की एक इटर्नल डिबेट है कि जी इस्लाम ये कहता है तो आप ये कर रहे हैं तो फांसी की सजा हो सकती है या सर कलम करना चाहिए, ये एक अलग बहस है। लेकिन पाकिस्तान में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो पाकिस्तान का इंटैक्ट है। मतलब लॉ ऑफ द लैंड जो है वो ये आईने पाकिस्तान से। मेजर साहब, आपका कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, ये एक सब्सिडियरी बुक है कुरान और सुन्ना की, दैट्स इट। वो एक गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर देता है जिसकी होने की भी जरूरत नहीं। अगर रहनुमाई लेनी है तो काजी साहब से ले लीजिए ना। डॉक्टर साहब देखें, मैं आपको अपना नुक्ता नजर दे देता हूँ, मे भी आप इस पर सोच लीजिएगा। बेशक नेक्स्ट प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा इसको देख लूँ। डॉक्टर साहब, जब पाकिस्तान बना था उसके बाद जो पाकिस्तान का पहला आईन 1956 या 58 में जब भी पास हुआ, उसके बाद 71 में जो कुछ हुआ, तो उसके मुताबिक तो वो उस पर कोई बहस नहीं थी कि भाई इसमें कुरान को, सुन्नत को या कोई इस तरह की अहादीस को या इस तरह, वो एक उन्होंने जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन होता है उसी तरीके से बनाया। हाँ, उसमें उन्होंने ये जरूर रखा कि भाई गाइडेंस जो है, सुप्रीम जो मतलब इख्तिदार है वो अल्लाह ताला की जात का। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तान में ये जो एक 30-35 साल का दौर गुजरा है कि जिसमें यहाँ पे जिहाद और ये सारा कुछ, फिर वो जो आप कह रहे हैं कि जी उसमें सऊदी फंडिंग थी, मेरे हिसाब से उसमें अमेरिकन फंडिंग थी। लेकिन ये है कि जी जो कुछ भी वो हुआ उसके बीच में ये थोड़ा सा एक पीरियड आया कि जिसमें जो है ना ये लाइनें क्रॉस कर गई। लेकिन उसके अलावा पाकिस्तान के अंदर आज भी जो आइन है उसमें जो कुछ दर्ज है वो बिल्कुल ऐसी दर्ज है जैसे किसी और मुल्क का दर्ज है। लेकिन मैं आपसे जो बात करना चाह रहा हूं वो ये कहना चाह रहा हूं कि देखें, एक तरफ आप कहते हैं कि जी अब मैं मिसाल देता हूं। अभी ये इंग्लैंड के अंदर वो कोई 2 लोग थे कि जो रशियन गवर्नमेंट को मतलूब थे और उनको कोई सिंटैक्स या इस तरह करके, आपको याद होगा, कोई पॉइजन दिया था जिसकी वजह से बड़ा शोर मचा। उन्होंने कहा कि जी ये रशियन KGB है, वो 2 रशियन देखे गए थे जी, उन्होंने ये किया है, प्यूटन साहब के हुक्म पे किया है। और उसके बाद आपने देखा था कि सारे के सारे जो सफेद कौम, अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, मतलब वो ऐसे लगता था कि मैं किसी को कह रहा था कि ये सारे रिश्तेदार इकट्ठे हो गए हैं अभी रशिया के खिलाफ, कि ऑस्ट्रेलिया वाले को भी, न्यूजीलैंड वाले को भी, सबको तकलीफ है। अब अगर उनका सारों का भाईचारा हो सकता है इसलिए कि जी उनका रंग एक तरह का है, या वो कहते हैं कि जी हमारा एक अपना वो है,
तो वो सारे इकट्ठे, तो मुसलमान क्यों नहीं हो सकते? हम एक दीन के मानने वाले हैं, हमारे दीन में उम्मत का कॉन्सेप्ट है, हमारी ये सारी बातचीत मौजूद है। जहां तक आप तुर्की की बात कर रहे हैं, तो देखें, तुर्की आज तक इस बात को याद करता है कि जी ऑटोमन एम्पायर जब खत्म की जा रही थी, तो उस टाइम पे पाकिस्तान, हिंदुस्तान, उस टाइम पे हिंदुस्तान था, कि उस टाइम पे हिंदुस्तान में मुसलमानों ने एक तहरीक चलाई थी, और जहां तक अगर मुझे गलत याद नहीं पड़ता, तो गांधी साहब ने भी उसकी सपोर्ट की थी। और वो थी कि यहाँ पे औरतों ने अपने जेवर, बालियां, मतलब जो उनसे बन पड़ा, उन्होंने पैसे जमा करके सल्तनत उस्मानिया भेजे कि किसी तरीके से वो सल्तनत उस्मानिया बच जाए। वो नहीं बची, वो एक अलग कहानी है। लेकिन तुर्की के लोग बिलअमूम इस बात को याद करते हैं कि जी हिंदुस्तान, पाकिस्तान के जो लोग हैं, इन्होंने हमें सपोर्ट किया था। और उसमें मैं आपको ये वेरीफाई कर दूंगा अगली किस्त में कि उसमें गांधी साहब ने भी खिलाफत मूवमेंट को सपोर्ट किया था मुसलमानों के साथ। उन्होंने कहा कि जी इनकी ये मूवमेंट है तो हम इसको सपोर्ट करते हैं। तो तुर्की उसकी वजह से पाकिस्तान के साथ आज भी एसोसिएटेड है। वो कहते हैं कि जी पाकिस्तान हमारा भाई है। बड़े तो मुश्किल अगर वक्त तुर्की वो मुझे पता है कि तुर्की आपकी उससे उस वजह से एसोसिएट है, तो फिर भारत के मुसलमान ने अपनी धरती को धोखा दे करके एक उस कैलिफेट को बचाने की कोशिश की जो उसका था भी नहीं। उसने अपनी अपनी भूमि के साथ गद्दारी की, क्योंकि वो अंग्रेजों के साइड में जाके खड़ा हो गया, और गांधी जी के पास कोई ऑप्शन नहीं था जिसको वो कैलिफेट वो बात कहते हैं। उन्होंने कहा कि हम अंग्रेजों से कहा कि हम आपके साथ वर्ल्ड वॉर में हैं, हमारी एक कंडीशन है कि आप जो है कैलिफेट को डिसमेंटल नहीं करेंगे। हालांकि वो अरबी कैलिफेट भी नहीं थी, वो तुर्की कैलिफेट थी, वो किसी तरीके से इस्लामी कैलिफेट नहीं थी। लेकिन भारत के मुसलमान अपनी मिट्टी को उस समय भी दगा दिया, और आज भी वो अपनी मिट्टी को दगा दे रहा है, क्योंकि वो अपनी हेरिटेज को नहीं समझ पा रहा है। नहीं, डॉक्टर साहब, हेरिटेज को समझना एक अलग बात है, वहां पे मेरा आपके साथ इत्तेफाक है। लेकिन उसने अपनी मट्टी को धोखा तो नहीं दिया ना डॉक्टर साहब। उसने तो अपनी अंग्रेजों के पास ऑप्शन था, उसी समय चल रहा था कि भाई ये मौका है, अंग्रेज कमजोर है, इनको यहां से निकाल दो। भारत का मुसलमान जाके साथ में खड़ा हो गया, उसने कहा हम नहीं निकालेंगे। क्यों? क्योंकि तुर्की में तुम प्रॉमिस करोगे तुम हमारे खलीफा को नहीं तोड़ोगे। वो खलीफा इस्लामी भी नहीं था। हर कोई जानता है कि इस्लाम में 4 खलीफा के बाद किसी और खलीफा के आने की पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि प्रॉफिट ने बता दिया था। डॉक्टर साहब कैसे मान सकते हैं? कल को कोई अफ्रीकन खड़ा होकर के चार स्टेट जीत लेगा, आप उसको खलीफा मान लेंगे? नहीं, मैं ये कह रहा हूं कि देखें, वो एक नुक्ता नजर है कि जी कुछ कहेंगे कि वो खलीफा नहीं था, लेकिन वो अपने आप को इस्लामी खलीफा ही कहते थे, वो अपने आप को एक इस्लामिक एम्पायर ही कहते थे। तो बहरहाल ये टॉपिक से बड़े अलहदा हो गए हम। लेकिन मैं जाती तौर पे ये समझता हूं कि जी हेरिटेज वाली बात के ऊपर मैं समझता हूं कि जी देखें, हेरिटेज मुश्तरका है और वो शेयर्ड है, इंडिया का भी, पाकिस्तान का भी। हम भी इंडस सिविलाइजेशन है, इंडिया भी इंडस सिविलाइजेशन है। मेरी बोली, इनकी बोली, हमारी भाषा, हमारी बातचीत, ये सब कुछ। अब डॉक्टर साहब मैं आपको बताता हूं गलतियां कहां पे होती। अब जनरल आसिम मुनीर ने तकरीर की ना, अब मुझे याद नहीं है कि आपने या किसने कहा कि जी उन्होंने कहा जी हमारा डीएनए अलग है। आपको पता है मैंने पूरी जाके तकरीर दोबारा पढ़ी है, ठीक, मुख्तलिफ उससे वेबसाइट से ढूंढ के, और कहीं डीएनए का जिक्र नहीं है। हाँ, कल्चर का जिक्र है, मतलब हमारी रवायतें ये वो है, लेकिन डीएनए का जिक्र नहीं है। तो इसलिए मैं ये समझता हूं कि देखें मेजर साहब, मैं समझ सकता हूं कि आपका आप शायद यू हैव अ मिडिल पाथ आप लेना चाह रहे हैं। आपकी प्रोग्रेसिव आउटलुक को भी जो लिमिटेड है मैं समझ सकता हूं, और मैं उसका बहुत मैं आपके बात बताऊं, कुछ ना आप में वो सारे मेरे रिश्तेदारों वाले ना वो जरासीम हैं कि वो जब देखते हैं ना कि मैं कोई सही बात कर रहा हूं, तो वो कहते नहीं मुझे पता है पूरी है, तू खुल के बोल नहीं सकता। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं आप बिल्कुल खुद के बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि आप वो पॉइंट ढूंढ रहे हैं जो वो बेसिकली पॉइंट पे लाना नहीं चाहते। पहली बात तो मैंने किसी उसमें डीएनए की बातचीत की ही नहीं। बात ये थी, वो कह रहे थे कल्चरल सुपीरियर हैं और हम अलग हैं, सुपीरियर भी नहीं कहा ना, डीएनए का है ना कल्चरल सुपीरियर कहा है भाई, वो तो मैं आपको भी सुना। मैं दोबारा देख लूंगा। लेकिन मैं आपको अभी सुनवा देता हूं, उसमें तो कोई ज्यादा समय भी नहीं लगने वाला है। आप चाहेंगे तो मैं आपको ये लीजिए, ये आगे आपके सामने, ये सुनिए। इसके ऊपर एक अंग्रेज ने शो किया था, अंग्रेज ने, अमेरिका को मुझसे बात किया उसमें, ये लीजिए। फॉर्मूला ऑफ डिनायल of any thing to do with it.
they have done that in 26/11. Yes. ये तो आपका शो है ना डॉक्टर साहब। मैं ठीक है, आपकी बात मैं जाके देख लूंगा, अगर हुई तो मैं बताऊंगा आपको। अभी आप कह रहे थे मैं गोरों को मानता नहीं हूं, अभी आप मुझे गोरे के शो दिखा। नहीं, गोरे के शो में उसने रिएक्ट गुड पॉइंट उसने, लेकिन गोरे ऐसा नहीं है, हम भी आपके रिश्तेदार हैं, कुछ ना कुछ तो हमारे पास नहीं, मैं आपको शो नहीं दिखा रहा हूँ, वो उन्होंने गोरे का आपका शो तो मैं हंसते खेलते दिखूंगा, लेकिन आप गोरे को देखें, गोरे पे भी मेरा आपका कॉमन ग्राउंड है। मैं भी गोरे का कोई इतना वो नहीं हूं। देखिए मैं आपको वो चलिए, अच्छा इसको अभी मैं इसका नेक्स्ट में रख लेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इस पे हम दोबारा भी कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि आप लोग वेस्ट में रहते हो, आप पाकिस्तानी हो, डोंट यू थिंक वी आर कल्चरल सुपीरियर देन वेस्ट। ये स्पीच है, आई स्टैंड बाय माय थिंग। मैं आपको अगली बार प्रूफ के साथ आ जाऊंगा। कल्चरल सुपीरियरिटी की बात उन्होंने कही। देखिए अगर उन्होंने ये कहा ना कि कल्चरली सुपीरियर देन द वेस्ट, हाँ जी, फिर तो बहुत ही अच्छा कहा, क्योंकि गोरे से तो हमारे अदब आदाब जनाब हजूर, वो तो नहीं, ऐसा नहीं है मेजर साहब, ऐसा नहीं है। ओहो डॉक्टर साहब, नहीं, ये गलत है। आपके तो गोरों से ही आते हैं यार, आपका रिलीजन गोरों से आता है। ये क्रिश्चियनिटी और क्या नाम है, ये जुडाइज्म पे बेस्ड आपका रिलीजन है। ये तो आप ना कहना, आप तो यार ईसा मसीह का सम्मान करने वाले लोग हैं। आप कैसे कह सकते हैं आपका गोरों से नहीं है? कैसी बातें कर रहे हैं भाई? बाइबल आपके लिए देखिए, मैं कोई भी वाले तो ये फलस्तीन, जॉर्डन और ये सब थे ना जी। एक मिनट सुन लें, एक मिनट। मैं ना दुनिया में रहा हूं और मैंने हर जगह महसूस किया है ना, जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ एक ना मिसकंसेप्शन है, वेस्ट की लड़कियां ना बड़ी करप्ट होती हैं, वो हर किसी के साथ सेक्सुअल रिलेशन में आ लेती हैं, सो जाती हैं। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता, नहीं, ऐसा नहीं। वो भी हर लड़की का इंस्टिंक्ट है, ईश्वर ने लड़की को बनाया है, हर लड़की का इंस्टिंक्ट है कि वो अपना पति चाहती है, अपना बॉयफ्रेंड। कुछ हैं जो कंफ्यूज हो गई है, मगर वो तो हर सोसाइटी में होती है। वो आपको हर सोसाइटी में ऐसे एबेरेशन लड़के और लड़कियां सब मिलते हैं, लेकिन हर लड़का चाहता है कि उसका शादीशुदा हो, परिवार हो, बच्चे हो, वो अपनी खुशहाल फैमिली ले। यही दुनिया का कल्चर है, यही वर्ल्ड का कल्चर है। कोई अपने माँ बाप को नहीं निकालता। हाँ, उनके पास जब से उनका स्टेट स्ट्रांग बना है तो इंडिविजुअलिज्म जो है उनके यहाँ पे ज्यादा आया है, जो कि एक प्रोग्रेस में, जब आप सोसाइटी प्रोग्रेस होती है, प्रोग्रेसिव होती है, या सोसाइटी में जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, तो लोग पैसे को लेके लड़ते हैं। भाई भाई में लड़ाई हो जाती है कि भाई मैं ही कमा रहा हूं, मैं सबका क्यों उठाऊं, ये वो। जब मुश्तरका प्रॉपर्टी हुआ करती थी, सबकी कॉमन प्रॉपर्टी हुआ करती थी, जिसे कहते हैं कि शेयरिंग प्रॉपर्टी हुआ करती थी, तो लोग एक दूसरे के साथ रहा करते थे। आज आप कमाएंगे और आपका भाई अगर कम कमा रहा है और आपके साथ रहेगा, तो आपके घर में हो जाएगा तू मैं। और ये मानवता है। तो ये कह देना कि डॉक्टर साहब, एक चीज ऐड करूंगा आप ही की बात में, कि मेरी वालदा, ये मेरे वालिद साहब जो है वो इंडियन फिल्में देखा करते थे, तो मेरी वालदा कहती थी देखो कैसे माँ का अदब करते हैं, ठीक है, इंडियन फिल्म्स में। और इसी तरीके से फिर मेरी वालदा ऑस्ट्रेलिया गई, तो उन्होंने वापसी में मुझे कहा कि ऑस्ट्रेलियंस हैं जो अपनी माओ का सही अदब करते हैं, कि उनको मॉल्स के अंदर उनकी व्हील चेयर्स लेके, और वो आपकी बात ठीक है कि यहाँ पे अक्स बना हुआ है कि जैसे हम ही सबसे अच्छे हैं और बाकी सारी दुनिया जो है वो बहुत ही वो है। तो वो मैं आपसे एग्री करता हूँ जी, मैं भी आपसे कह रहा हूँ डॉक्टर साहब, ह्यूमन सब जगह पे एक जैसे हैं, कोई सुपीरियर नहीं है। एग्जैक्टली। जैसे जैसे प्रोग्रेसिवनेस आएगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगी, लोग इंडिविजुअलिटी की ओर जाएंगे। कॉमन फैमिली और एक परिवार और ये सब नहीं होते। दुश्मनियां सालों साल चलती हैं हमारे यहाँ गांवों में, आपके यहाँ भी गांवों में। ये कह देना कि वो लोग बड़े वो हैं, खराब हैं, घटिया, ऐसा नहीं है। हर लड़की, मैं बता रहा हूँ, मेरी जो गर्लफ्रेंड थी या वाइफ भी बनी वो मैं उनके साथ था। अनफॉर्चुनेटली कोरोना की वजह से हमारा रिश्ता टूटा, क्योंकि उनको जाना पड़ गया था और 2 साल तक भी कोई तरीका ही नहीं था मिलने का। देन वी डिसाइडेड टू पार्ट ऑलवेज। वो हाफ जर्मन थी, हाफ रशियन थी, मगर उन्होंने वो इतना, जो आप कह लीजिए बेस्ट टाइम मेरे अपनी लाइफ का था, वो मैंने उनके साथ बिताया। कोई लड़की ऐसी नहीं होती कि वो लड़की है तो वो चरित्रहीन नहीं होगी। उसकी टेंडेंसी, उसको ईश्वर ने बना के भेजा है। अल्लाह नहीं बनाया ना लड़की, गोरी लड़की और पाकिस्तानी लड़की को तो अल्लाह ने अलग अलग नहीं बनाया ना। नफ्सियात तो अल्लाह ने सबको सेम दिया ना। अगर हम आपकी लॉजिक से भी जाए तो नफ्सियात तो हर उस लड़की का सेम है कि वो अपने पति के अलावा किसी के साथ वो नहीं होना चाहती, शेयर नहीं करना चाहती अपने पति को। फिर ये कैसे हो गया कि वो लड़कियां कुछ होंगे भाई, कुछ होती हैं लड़कियां जो फ्री हो जाती है। मगर
दैट्स नॉट अ सोसाइटल थिंग, एबरेशन है, एक्सेप्शन है। हमारे आपके सोसाइटी में चोर भी पाए जाते हैं, उचक्के भी पाए जाते हैं, लफंगे भी पाए जाते हैं। हर लड़का चोर उचक्का है, ये ठीक नहीं है। आपकी बात मेरी बात यही है, ह्यूमैनिटी सेम है, सारी कल्चर सम्माननीय है, सारे कल्चर बहुत सुंदर हैं, बहुत खूबसूरत हैं, सब अपनी अपनी माओं का, बहनों का, बेबियों का और उसका सम्मान करते हैं, कोई कहीं पे कम ज्यादा नहीं होता। जी थैंक यू सो मच डॉक्टर इसमें साहब। आपने आई होप सब में पाकिस्तान को शामिल किया हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं पाकिस्तान के कल्चर पे कभी नहीं बोलता। पाकिस्तान का कल्चर भी बिल्कुल मानवों का कल्चर है। मैं तो अपने उसमें बोलता हूँ, मुझे रिबाहा जी एकदम बहुत अच्छी लगती है। मुझे इन लोगों में अनम, निमरा, इन लोगों में अपनी बहन दिखती है, बहुत अच्छी लगती है। इन्होंने मुझे उतना सम्मान दिया, उतना रिस्पेक्ट दिया। कल्चर तो सब क्या सेम होता है, कल्चर किसी का खराब नहीं होता भाई साहब, पाकिस्तान इंक्लूडेड है बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और मेजर साहब, आपके वक्त का भी शुक्रिया। व्यूअर्स, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, लेकिन शेयर मेजर करें। साहब, इस कल्चर को बचा के रखिए, बस यही है आपसे। और डॉक्टर साहब कोई फिक्र ना करें, हम इधर हैं, ये कल्चर भी इधर ही है, आप भी इधर ही हैं। तो मैं तो कहूंगा कि अगर आप मेरी माने ना कि रिबाहा भी और आप लोग भी, तो एक प्रोग्राम करना चाहिए कि जी नयापन क्या हो सकता है। कि एक तो हो गया ना कि ये जो सारी बहसें हम कर रहे हैं, यकीन करें आप, तो मुझे लगता है कि मैं बार बार वही, जिस तरह वो बात लंबी हो रही है, लेकिन वो कई दफा ना मेरे घर में मेरी बेगम या मेरी वालदा या रिश्तेदार की बात करे तो मैं कहता हूं कि यार ये जिंदगी में मैंने पहले भी कहीं सुना हुआ है कि इसी तरह किसी ने मुझे कहा था। वो फिर मुझे कहते हैं कि तुम बहुत खराब आदमी हो, तुमसे बात ही नहीं करनी चाहिए। लेकिन मैं डॉक्टर साहब ये कह रहा हूं कि ये बातें हमने कर ली, मुझसे पहलों ने भी कर ली, उनसे पहलों ने भी कर ली। मेरे ज़हन में यह था कि अगर इंडिया ने कहा कि जी वीजा बैन, पाकिस्तानी 48 घंटे में निकल जाएं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि पाकिस्तान के सारे नौजवान जिस तरह ये रिबाहा वगैरह हैं, तो भाई इंडियन एम्बेसी के बाहर पहुंच जाए और कहें कि नहीं जनाब हमें वीजा चाहिए, हम तो जा भी नहीं रहे थे, सोचा भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, लेकिन ये बैन बैन वाली कहानी नहीं चलेगी, आप हमें वीजा दें। या इंडियंस जो है वो पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर चले जाए और वो कहेंगे जनाब आप हमें वीजा दें, हम जाना चाहते हैं पाकिस्तान, हम देखना चाहते हैं क्या है वहां पे, कौन सी वहां पे मारधाड़ हो रही है, कौन सी वहां पे जो है ना इस्लामी। मतलब मैं ये कह रहा हूं कि क्या डॉक्टर साहब कुछ नया भी हो सकता है। आप तो स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ चलते हैं, तो क्या कोई आउट ऑफ द बॉक्स आइडियाज भी हो सकते हैं? क्या कोई यहां से पतंगें जा सकती हैं कि जो उधर पहुंच जाए, मुझे बजाय इसके कि ये जो ड्रोन्स और बैलिस्टिक मिसाइल्स के। पतंगों का बैन तो हटा दीजिए। ओ यार, वो पतंगों का डॉक्टर साहब यहाँ पे ऐसी ऐसी खतरनाक इन्होंने डोरें बनाई हुई हैं, बड़े अफसोसनाक वाकये हुए हैं, तो वो किसी उस वजह से नहीं है क्योंकि कल्चरल की वजह से। डोरों पे बैन लगाइए ना, पतंगों पे क्यों बैन लगा दिया, डोरों पे बैन। डॉक्टर साहब वो जो था ना, जो डोरे हैं, वो कोई तरीका ही इनको नहीं समझ आ रहा था कि कैसे कंट्रोल करें। लेकिन बहरहाल मैं ये बात कह रहा हूं कि या कोई इससे भी नया आइडिया कि भाई कोई गेम बन जाए, कोई आई डोंट नो कि जी बताऊं मेजर साहब, मैं तो एक आइडिया दूंगा कि जैसे आपके कुछ प्रोग्रेसिव प्रोफेसर्स हैं जो यूनिवर्सिटीज में लेक्चर दे सके, ऑनलाइन लेक्चर दे सके, अच्छी बातें करें, तो वी वुड बी मोर देन हैप्पी। पीएचडी स्कॉलर्स बन सकते हैं। मतलब आई डोंट नो, गवर्नमेंट ही जो करेगी वो करेगी, लेकिन ये आइडिया बिल्कुल है, एजुकेशनल एक्सचेंज शुड बी द स्टार्टिंग पॉइंट, बिकॉज बेसिकली खेम तो ये यूनिवर्सिटीज का है और स्कूलों का है, पॉलिटिक्स का नहीं है, मिलिट्री का नहीं है। खेल तो ये हमारा ही है एज अ प्रोफेसर। तो वो बिल्कुल एक अच्छी वो है कि क्लासेस हो सकती है, कॉमन कॉल क्लासेस हो सकती है। मेरी नौकरी खत्म करने के चक्कर में और अपनी प्रमोशन के चक्कर में नहीं, मैं आपकी नौकरी को फॉरएवर बनाना चाहता हूं, क्योंकि टीचर कभी रिटायर नहीं होता, तो मैं तो चाहता हूं आपकी नौकरी कभी खत्म ही ना हो। हाँ नहीं, अगर आप मुझे टीचर के ग्रुप में शामिल कर रहे हैं, बड़ी मेहरबानी। मैं समझा शायद आप कह रहे हैं फौजियों को फारिग करो, प्रोफेसरों को जो है ना वो प्रमोशन। नहीं, फौजियों को फारिग कोई नहीं कर रहा, लेकिन फौजी फौज का काम करे बस। फौजी पढ़ाए नहीं, फौजी बैंक ना बन जाए, फौजी इंडस्ट्री ना बन जाए, फौजी जो है वो अब आप उधर ना जाएं, बहुत लंबा प्रोग्राम हो गया इससे। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, थैंक यू सो मच मेजर साहब, आप दोनों के वक्त का बेहद शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा आज के सेशन में, और नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए हमें दें इजाजत। थैंक यू सो मच।